एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने हमरू पब्लिकेशन हाउस का। तो जल्दी जल्दी आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए और हम लोग आज के इस वार्तालाप को शुरू करते हैं। आज के इस सेशन का जो कि हमारे एक नेक्स्ट सोलो बुक ऑथर के साथ है, जिनका नाम है अमरीश कुमार सर, और उनकी हमारे साथ बुक आ चुकी है ऑलरेडी, जिसका नाम है एहसास दिल के। आज इसी पुस्तक के विषय में चर्चा करेंगे, वार्तालाप होगी। जल्दी से सर के साथ जुड़ जाते हैं और हम लोग इस वार्तालाप को आगे बढ़ाते हैं। तो जल्दी जल्दी आप लोग जुड़ जाइए सर, सभी आपस में वार्तालाप करते हैं। तो हेलो अमरीश सर, हेलो प्रशस्ति, सभी का स्वागत है। हेलो रिंकू गुप्ता। तो जल्दी से हम लोग आप सभी का स्वागत। सर के आने की प्रक्रिया करें। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार अभिषेक जी। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। कैसे हैं आप? ठीक हूँ सर, आप बताइए। बढ़िया हैं, बहुत अच्छे सर। सबसे पहले आपका स्वागत है सर, आपके अपने हम पब्लिश हाउस के इस डिजिटल मंच पे। कैसा लग रहा है सर जी हमारे साथ बहुत जुड़कर पहली बार? बहुत बहुत जी बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। मैंने जो कभी सपने में भी नहीं सोचा था, आपके कारण मेरी किताब आ गई बाजार में, और अभी तक जिन लोगों ने पढ़ी है सबको बहुत पसंद आ रही है। तो इससे ज्यादा मेरे लिए खुशी की और क्या बात हो सकती है। तो जैसा कि आपने बताया सर, किताब लोगों को पसंद आ रही है, तो उस पसंद के बारे जी में जानने से पहले मैं जानना चाहूँगा सर कि एहसास दिल के आपके लिए सर क्या जी है? इसको लाने का विचार मन में क्या आया? इसके नामकरण के पीछे की सर कहानी को बताइए, किस्सा बताइए। सर, ऐसा है देखिए कि मुझे साहित्य का जो है ना बचपन से शौक रहा है। मैं बहुत पढ़ता था हर तरह की, कोई भी साहित्य का कुछ भी हो, कविता हो, गजल हो, नज्म हो, या के नावल हो, उपन्यास हो, नाटक हो, एकाकी नाटक हो, सब मुझे पढ़ने में बहुत ज्यादा दिलचस्पी थी और मैं खूब पढ़ता भी था। लेकिन क्योंकि मैं साइंस का विद्यार्थी था तो कभी मेरे मन में ऐसा विचार आया ही नहीं कि मैं लिखने की भी कोशिश करूं। तो ऐसे ही जिंदगी निकल गई। उसके बाद बैंक की सर्विस, आपको पता है, सुबह से रात तक लगे रहे बैंक में। तो ना ही समय मिला, ना ही कभी फिर मन में विचार भी कोई ऐसा आया। रिटायरमेंट के बाद ऐसे ही शौकिया एक दिन, मतलब सुबह सुबह टहल रहा था तो दिमाग में दो लाइनें आई, वो लिख ली। घर पे वापस आया तो आप यकीन करना, जो मेरी सबसे पहली पोइम थी वो इस किताब में है, नैना के शीर्षक से। नैना, वो मेरी सबसे ज़रूर सुनना पहली चाहूँगा। कविता थी। और आप यकीन मानना, वो आधे घंटे के अंदर मैंने लिखी थी, विद इन 30 मिनट्स। क्या अपने आप, मतलब ऐसे विचार आते गए, अपने आप लिखता गया। तो वहां से फिर मन में इंटरेस्ट हुआ कि इसको जारी रखना चाहिए, लिखना चाहिए। तो धीरे धीरे लिखना, ऐसे लिखता रहा। तो शुरू में मेरा कोई ऐसा विचार नहीं था बिल्कुल भी कि कोई इसको पुस्तक रूप में छपवाना है। मैं क्या था कि रिटायरमेंट के बाद मैं बैंक के, अलग अलग बैंकों के अधिकारियों को प्रशिक्षण देता था, जिसमें जैसे आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक, इनके ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दिया करता था। तो क्लास में कभी किसी बच्चे की रिक्वेस्ट पे कोई सुना दी कविता, उसका रिस्पांस बहुत अच्छा मिलने लगा। तो फिर मैंने उसको फेसबुक पे डालना शुरू किया अपने। फेसबुक में जो फेसबुक फ्रेंड्स है उनकी तरफ से बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव कमेंट्स आए, बहुत एनकरेजिंग कमेंट्स आए। और जैसे जैसे ये डालता गया मैं, तो एक समय आया कि जब बहुत ज्यादा दोस्तों ने मुझे इतना कंपेल करना शुरू किया कि नहीं, आप पुस्तक के रूप में इसको पब्लिश करवाओ। तो ऐसे मतलब सारा ये सिलसिला चला। सर जब आपने जिक्र किया तो हम लोग सर अब एकदम पूरे जिज्ञासु हो गए हैं। तो जो आपकी सर प्रथम कविता थी, जो आपने कहा इस पुस्तक में भी सम्मिलित है, अगर आप सुनाना चाहें उसकी कुछ पंक्तियां तो हमारा सर सौभाग्य होगा सर। कृपया सर कुछ पंक्तियां सुना देना। सर, कोई कविता सुनाऊं? हाँ, जो कविता आपकी पहली है, अगर वो आप सुनाना चाहें तो वो सोने पे सुहागा हो जाएगा सर। नैना वाला सबसे जो आपने पहली? जिक्र किया। ओके, जी जी जी। ओके। एक एक बस 10 सेकंड का समय दीजिए। एकदम सर।
मैं निकाल लूं सर। क्यों सर? सर अगर आप कैमरा ये पीछे सर, कर देंगे तो आपको और अच्छे से दिखेगा, आप लोग को और अच्छे से दिख पाएंगे। हाँ, अभी सही है, बहुत सही, बहुत ये सर जो है पुस्तक में ये 64 नंबर पन्ने पर है, 64 नंबर पृष्ठ पर है। इस रंग बदलती दुनिया में नैना भी रंग बदलते हैं, रोते हंसते और जलते हैं। इस रंग बदलती दुनिया में नैना भी रंग बदलते हैं, रोते हंसते और जलते हैं। नीले भूरे और काले हैं ये नैना बड़े मतवाले हैं। नीले भूरे और काले हैं ये नैना बड़े मतवाले हैं। अपना सा कोई लगने लगे, मीठी बातों से ठगने लगे, गुमसुम से सोए रहते हैं, सपनों में खोए रहते हैं। देखिए ये नैना कैसे अलग अलग परिस्थिति में कैसे कैसे भाव प्रदर्शित करते हैं उसके बारे में है ये। अपना सा कोई लगने लगे, मीठी बातों से ठगने लगे, गुमसुम से सोए रहते हैं, सपनों में खोए रहते हैं। कानों में रस ये घोलते हैं, बिन बोले सब कुछ बोलते हैं। सावन में ले अंगड़ाई ये, रुत पिया मिलन की आई रे। कभी रूठते कभी मनाते हैं, क्या क्या ये स्वप्न दिखाते हैं। चंदा पाने की चाहत में चकोर गगन में उड़ता है, तक हार के घर को मुड़ता है, तब ढांढस यही बनाते हैं। फिर से पाने की चाहत को हिम्मत यही दिलाते हैं। कभी अंगारों से दहकते हैं, कभी फूलों से महकते हैं, कभी रोते हैं, कभी गाते हैं, कभी हंसते और हंसाते हैं, कभी मूक बधिर बन जाते हैं, ये सबके दिलों को भाते हैं। जब अपने दूर चलिए, जुदाई का देखिए है, जब अपने दूर चले जाएं और लौट के फिर ना घर आएं। जब अपने दूर चले जाएं और लौट के फिर ना घर आएं, बाट ये ताकते रहते हैं, ये नैना सब कुछ सहते हैं। जीवन में घोर अंधेरा हो, काले सायों का डेरा हो, राह कोई नजर ना आती हो, हिम्मत भी टूटी जाती हो। सावन से झरझर बहते हैं, बिन बोले सब कुछ कहते हैं। जब गम की आंधी चलती हो, किस्मत भी रंग बदलती हो, चुपचाप ये सब कुछ सहते हैं, बिन बोले सब कुछ कहते हैं। कहने को तो ये गागर हैं, छोटे छोटे हैं शरीर के साइज के हिसाब से। कहने को तो ये गागर हैं, डूबे भावों के सागर हैं। जीवन का इनमें दर्शन है, ये अंतर मन का दर्पण है। जब भाव विभोर हो जाते हैं, कभी हंसते कभी रुलाते हैं। अब देखिए ये एक अलग रूप है। ये लगते सीधे सादे हैं, करते ये झूठे वादे हैं। ये लगते सीधे सादे हैं, करते ये झूठे वादे हैं। कोई इनके भरम में मत आना, कोई इनका मरम नहीं जाना। मासूम बड़े ये दिखते हैं, चंद सिक्कों में भी बिकते हैं। जी सबसे पहले सर भाव विभोर हो चुका हूँ, अत्यंत आह्लादित हूँ। भावनाओं का जो सैलाब है हिलोरे ले रहा है मेरे मन मंदिर में, कि पहली रचना आपने इतनी उम्दा, इतनी अप्रतिम, इतनी अद्वितीय, सराहनीय, अलौकिक है। और भावनाओं का इसमें से समंदर है जिसमें लोग गोते लगा सकते हैं। मतलब आपने नैना को रूपांतरित करते हुए, जीवन रूप देते हुए, आपने जीवन की हर एक भावनाओं को, उतार चढ़ाव से जो समाहित किया है, आपको मेरा जी, सत्संग। बहुत 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 धन्यवाद आपका विशाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया बहुत। जी। तो सर, तो जैसे आपने बताया कि अपने आपने कार्य प्रणाली बारे में बताया, फिर कैसे लेखन शुरू हुआ बताया। तो लेखन तो आपने शुरू किया सर रिटायर्ड होने के बाद। तो आपने बताया कि पाठन का भी आपको बहुत रुचि थी। सर आपकी पाठन की शैली के बारे में, पाठन मतलब क्या, और आपके जो मनपसंद रचनाकार है या फिर जिन विधा में आपको पढ़ना पसंद है, उनके बारे में सर जानकारी बताइए। सर देखिए, मैंने जब शुरू किया था, आपको सच्ची बताऊं, उस समय मैं आई थिंक 8वीं या 9वीं क्लास में था। तो जो जासूसी नावल होते ना, जासूसी नावल हिंदी में आते थे, जी जी। तो वो हाँ। पढ़ने शुरू किए थे। उससे फिर धीरे धीरे करके गुलशन नंदा के पढ़ने लगे, ये ठीक है। तो फिर उसके बाद इंग्लिश के जासूसी नावल, स्पाई नावल, जेम्स हेडले चेज वगैरह, पेरी मेसन सीरीज, ये बहुत पढ़े।
इसके बाद प्रॉपर लिटरेरी आ गए। जैसे मुझे शेक्सपियर बहुत पसंद थे, मुझे वर्ड्सवर्थ बहुत पसंद थे, एस.टी. कॉलेज बहुत पसंद थे, और अपने रविंद्रनाथ टैगोर, कवि नीरज, हिंदी में मेरे सबसे प्रिय कवि नीरज रहे, गोपाल दास नीरज। सुमित्रा नंदन पंत कमाल का लिखते हैं, बहुत बढ़िया। रामधारी सिंह दिनकर, इन सब लोगों को पढ़ा। ठीक है सर। तो अच्छा, इंग्लिश के नॉवेल्स बहुत पढ़े, उसमें मुझे जो है ये क्या नाम उनका, टॉमस हार्डी नॉवलिस्ट बहुत अच्छे लगते थे, उनके लिखे हुए नावल बहुत ज्यादा अच्छे लगते थे टॉमस हार्डी के। और इसी तरह फिर मतलब पंजाबी के भी कुछ लेखकों के पढ़े, जैसे अमृता प्रीतम है, शिव बटालवी मेरे फेवरेट, शिव बटालवी की बहुत सुंदर उन्होंने लिखे, उनकी एक पुस्तक है लूना में उन्होंने एक अलग नजरिया बिल्कुल पेश किया है। हाँ जी, तो वो मुझे बहुत उनका अच्छा लगता था। तो ऐसे फिर उर्दू की शायरी, हिंदी कविताएं, उर्दू की शायरी, उर्दू में गालिब को तो एक्चुअली मैं शायर नहीं मानता, वो तो बेसिकली एक फिलोसफर हैं, क्योंकि उनकी अगर एक लाइन भी गालिब की ले लें आप, पूरा जीवन दर्शन उसमें आपको मिल जाएगा एक लाइन में। क्या तो गालिब और मीर, उस सफ के गालिब और मीर। और आजकल मॉडर्न में जो हैं मेरे फेवरेट जो हैं निदा फाजली हैं, बशीर बद्र हैं, ये पाकिस्तान के हैं, एक शायर, क्या नाम है उनका, मेरे नाम अब जहन में नहीं आ रहा, बड़े अच्छे पॉपुलर शायर हैं मॉडर्न पाकिस्तान के। फैज अहमद फैज बहुत पसंद है मुझे, फैज अहमद फैज, शहर यार। तो ये लोग हैं, बहुत अच्छा लगता है इनको पढ़ना, बहुत सुंदर लिखते हैं, मजा आता है बिल्कुल। देखो क्या है कि शायरी में ना बेसिकली फर्क क्या है, जो आप अपनी बात पूरी एक किताब में कन्वे करते हो, पूरी किताब लिख के, नावल जैसे नावल लिखा, पूरा नावल लिख के आप अपनी बात कन्वे करते हो, शायरी में वो आप एक शेर में कन्वे कर सकते हो, सिर्फ 2 लाइनों में। ये खूबसूरती शायरी की ये खूबसूरती है कि आप बहुत ही कंसाइज फॉर्म में आप अपनी बहुत बड़ी बात कह सकते हो। ठीक है सर। तो सर जैसा कि है कि हम लोग जो पढ़ते हैं वही हम लोग लिखते हैं, तो आपकी जो लेखन शैली होगी या लेखनी होगी वो भी उसी पे होगी इर्द गिर्द। तो उसके बारे में जानना चाहेंगे सर, आपको किस विधा में लिखना पसंद है, किन चीजों पर लिखना पसंद है, आपकी लेखन की क्या शैली होती है, उसके बारे में बताइए सर, आपको क्या लिखना पसंद है? सर देखिए, जब मैंने शुरू किया था ना, तो उसमें कोई शैली वाली कोई बात थी नहीं, जो भी मन में आता था मैं लिख लेता था। और धीरे धीरे फिर मुझे उस समय एक्चुअली ये भी नहीं पता था कि गजल के ग्रामर क्या है। फ्रैंकली मुझे ये तो पता था कि गजल और नज़म में क्या फर्क है, लेकिन गजल की ग्रामर क्या है उसके बारे में कुछ नहीं पता था। ये मैंने अभी आप लगाइए कि कोरोना काल में 2020 में जब कोरोना लगा तो बिल्कुल घर पे बैठ के, कहीं जाना ना हुआ नहीं, तो मैंने उसमें यूट्यूब वगैरह में वीडियोस वगैरह देख के या गूगल पे पढ़ के फिर मैंने सीखा, मात्रा ज्ञान सीखा, उसमें अलग अलग बहरें सीखी, क्योंकि वो विधा ऐसी है गजल की, उसमें बंदिशें बहुत हैं, आपको बहर में ही लिखना है, आपका एक भी लफ्ज बहर से बाहर नहीं होना चाहिए। अगर एक भी लफ्ज बहर से बाहर हो गया तो उसको बोलते हैं कि गजल गिर गई। तो ये गजल मैंने सीखी। अभी जो आजकल मुझे जो है ना गजल बहुत अच्छी लगती है लिखनी, और मैं गजल पे ही अब कंसंट्रेट कर रहा हूँ। मेरी ऑलमोस्ट आप लगाइए कि एक बुक पूरी एक्सक्लूसिव गजल्स पे ऑलमोस्ट रेडी है, बस फिनिशिंग टचेस दे रहा हूँ उसको। कंटेंट ऑलमोस्ट उसका बिल्कुल रेडी है मेरा, तो बातों 100%। का सिलसिला तो चलता रहेगा सर। अगर आपने जिक्र किया है कि आपको गजल पसंद है लिखना, तो सर एक गजल आपसे सर हो जाए, एक आपके रूबरू एक गजल हो जाए सर, तो बहुत अच्छा रहेगा। जी सर। गजल सर एक्चुअली जो इस पुस्तक में है ना, हम्म। इस पुस्तक में बेसिकली कोई प्रॉपर जिसको बोलते हैं ना कि गजल की ग्रामर में लिखी हुई नहीं है। सर कोई भी फिर जो भी आपके दिल के आपको करीब हो सर। हाँ, कोई भी जो दिल के करीब हो, आपको बहुत पसंद हो सर, वो सुनना है। जी। जी।
चलिए सर, इसको एक सुनाता हूँ, जिंदगी के बारे में है ये। जी ये सही इसी साहब। पुस्तक में 93 पेज पे है। हजारों रंग दिखाती है जिंदगी, हजारों हाँ, रंग दिखाती है जिंदगी, पल में रुलाती पल में हंसाती है जिंदगी। बताती है जिंदगी। नाहक किस बात पे गुमान करे है, बेमतलब नाहक किस बात ये पे मतलब गुमान करे है, मान कर अर्श से फर्श पर पल में गिराती है बताती है जिंदगी। जिंदगी। क्या बात है एक सर। पल लगता वाह, है। एकदम सर, एकदम जिसका सर। कोई भी पार, जी सर थैंक यू, जिसका कोई भी पार ना पा सके, ऐसी अनबुझ पहेली बुझाती है जिंदगी। कुछ आती है कोई जिंदगी। नहीं आज वाह, तक इसका पार पाया। चाहतों का सिलसिला हो जो दिल में, चाहतों का सिलसिला हो अगर दिल सलाह में, जो दिल क्या में क्या ख्वाब दिखाती है जिंदगी। दिखाती है जिंदगी। क्या बात है सर। हाँ। सुख वाह, दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ये मेरे अपने जीवन का निष्कर्ष है। सुख क्या दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, बात। कभी धूप कभी छांव उड़ाती है जिंदगी। बुराती है जिंदगी। जीवन में वाह वाह दोनों वाह। हैं, धूप भी है छांव भी है। तो हाँ जी। जी सर। ख्वाहिशें जब हद एकदम। से ज्यादा बढ़ने लगे, ख्वाहिशें जब हद से ज्यादा बढ़ने लगे, ख्वाहिशों को हद बताती है जिंदगी। आखिर जिंदगी। एक दिन सबको मिट्टी हो जाना है, ये जिंदगी की असल हकीकत है। आखिर एक दिन सबको मिट्टी हो जाना है, सबको यही सबक सिखाती है जिंदगी। दिखाती है जिंदगी। वाह, जी सर। मजा आ गया तो सर। अगर आप बहुत मजा आ कहें, गया। जी। अगर आप जी। कहें तो एक मेरी बहुत पसंदीदा कविता है, हाँ अगर हाँ, आपकी इजाजत हो तो सुनाता हूँ। एकदम सर। पूरा सर उस ये पार, पूरा मुशायरा आज आप पे है सर। सुनाइए सर, सुनाइए सर। आप ही हैं आज तो, उस सुनाइए। पार करके, उसका सर शीर्षक है उस पार। मतलब उस जिस पार। जीवन की जिस अवस्था में मैं अब हूं, तो हाँ हाँ। ये स्वाभाविक ये प्रश्न आते हैं कि इस जीवन के बाद क्या है फिर। वाह, उसी पे सुनाइए है। सर, एकदम। जिंदगी के उस पार न जाने कैसा मौसम होगा, वाह। जिंदगी के उस पार ना जाने कैसा मौसम होगा, कैसा मौसम होगा। कैसे, हाँ कैसे होंगे लोग, जाने कैसा उनका मन होगा। वाह, यहाँ के लोगों का क्या तो बात। पता है, उधर उस पार जो लोग हैं उनका मन पता कैसा नहीं होगा। कैसा है, पता नहीं है। कैसे, अनजान है। कैसे होंगे लोग, जाने कैसा उनका मन होगा। होगा वहां उजाला या ऐसे ही वहां तम होगा, होगा वाह। वहां उजाला या के ऐसे ही वहां तम होगा। वाह, पुष्प होंगे मधुवन में या कांटों सा जीवन होगा। क्या बात है। होगा, होगा वहां उजाला या ऐसे ही वहां तम होगा, तम दम अंधेरे। होगा। अंधेरा। जी हाँ। जी। पुष्प होंगे मधुबन में या कांटों भरा जीवन होगा। जीवन होगा। इस पार प्रिय तुम हो, उस पार कौन प्रियतम होगा। अमृत तो मिलेगा हमें या फिर से जीवन मरण होगा। अरे कहता वाह। ये जीने मरने के चक्कर से छुटकारा मिलेगा कि नहीं मिलेगा मिलेगा। कि फिर से चलते रहेगा। वाह, बहुत। अमृतत्व मिलेगा हमें या फिर से जीवन मरण होगा। होगा वहां भी आसमां, क्या उसमें चंद्र अरुण होगा। ये प्रश्न पूछ रहा हूं। होगा वहां हम्म। भी आसमां, क्या उसमें चंद्र अरुण होगा। अरुण सूर्य को बोलते हैं। जी जी। मेह बरसाता हुआ ऐसे ही देवता वरुण होगा। वाह। मेह बरसाता हुआ ऐसे ही देवता वरुण होगा। वरुण गगन होगा। चुंबी अट्टालिकाएं या सुंदर उपवन होगा। मल्टी स्टोरी वाह बिल्डिंग हो, हाई राइज बिल्डिंग्स होंगी या के बहुत सुंदर बाग होगा कोई। वाह। गगन चुंबी अट्टालिकाएं या सुंदर उपवन होगा। क्या मिलेगी मौत वहां भी या फिर नया जीवन होगा। क्या मिलेगी मौत वहां भी या फिर नया जीवन होगा। नया जीवन होगा। कप, कपटी होंगे लोग या फिर निश्चल सबका मन होगा। कपटी होंगे लोग या निश्चल सबका मन होगा। होंगे पुण्य कर्म या ऐसे ही पाप अधम होगा। होंगे पुण्य कर्म या ऐसे ही पाप ऐसे अधम ही होगा। पाप अधम होगा। क्या बात होगा खूब आनंद वहां या करना यही श्रम होगा। वहां जाके भी यही दिन रात मरना ही है तो फिर क्या फायदा है, है। हैं? फिर क्या बात। होगा खूब एकदम सही। आनंद वहां या ऐसे ही वहां श्रम होगा। क्या श्रम होगा होगा। रब ही जाने। आखिर में बोलता हूं कि कुछ समझ में नहीं आता, क्या होगा रब ही जाने, रब रखना ही जाने। हमको तो धर्म होगा।
वाह, भ्रम में रखते हैं, ढकना वाह। हमको तो भरम होगा। भ्रम होगा, खूब। बहुत शुक्रिया सर, मन शुक्रिया खुश हो सर। गया सर, सच में हिंदी और उर्दू का ये जो समन्वय था, ये जो सम्मिश्रण था, आपके साहित्यिक ज्ञान को, आपकी अभिव्यक्ति को, आपकी पारदर्शिता को, आपकी दूरदर्शिता को बताता है। मतलब जो चीज हुआ नहीं है, आपने उसकी कल्पना में अभिव्यक्ति जो लिखी है, वो सर सारगर्भित किया है अपने जीवन को। आपकी महानता को, आपकी लेखनी की उच्चता को, उच्च कोटि की आपकी रचनाकारी को सत सत नमन है सर। बहुत अच्छा लग रहा है सर ये आपके तो साथ वार्तालाप करके। आपका बड़प्पन है अभिशार जी, आपका बड़प्पन है। मैं कहाँ, मैं तो बहुत अदना सा आदमी हूँ। बहुत अच्छा बहुत लगा बहुत सर। आई थिंक शुक्रिया। ये जो बच्चे देख रहे हैं, इनको सर सीख मिलेगा, जीवन का आपने यथार्थ बताया है, जो भाव आपने गूढ़ बताया है, मूल भाव बताया है। बहुत अच्छा लग रहा है सर, मजा आ रहा है। तो जी आगे के सर, जैसा कि आपने बताया कि जो आपकी कल्पना है वो रचनाकारी है, तो सर अभी जो जी लोग हैं, युवा हैं, छात्र छात्राएं हैं, बच्चे जी बच्चियां हैं, जी जो लेखन में सर जी हाथ आजमाना चाहते हैं, उनके लिए जी सर आप एक बुजुर्ग के रूप में, एक अनुभवी अभिव्यक्ति के रूप में क्या सलाह देना चाहेंगे सर? उसके बारे में सर सर, बोलिए। देखिए, लेखन के लिए ना ये बहुत जरूरी है कि हम बहुत पढ़ें, बहुत पढ़ें। पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है लेखन के लिए। उससे क्या होगा, उससे कई फायदे होते हैं। एक तो आपको अलग अलग जो विधाएं हैं लेखनी की, उनके बारे में पता चलेगा। डिफरेंट विधा जो है लेखन की, वो पता लगेंगी। लेखन का स्टाइल, हर एक लेखक का अपना अलग अंदाज होता है, वो सीखेंगे। उसकी भाषा, उसकी शैली सीखेंगे। विचार बहुत आएंगे पढ़ने से, आपके मन में बहुत अच्छे अच्छा। अच्छे विचार आएंगे, और जिनसे आपकी लेखनी में बहुत सुधार आएगा। तो मेरे सबसे पहली सलाह यह है कि खूब पढ़ें, मन से पढ़ें, और अच्छे अच्छे लेखकों को पढ़ें। उससे आत्मसात करें, जो भी उनको पसंद आता है उसको ग्रहण करें, आत्मसात करें, और फिर जो भी मन करे, जो भी मन में, उसको लिखें। उसमें किसी किस्म की कोई झिझक या शर्म नहीं होनी चाहिए। लिखना शुरू करो आप। धीरे धीरे अपने आप, जैसे जैसे आप लिखते जाओगे, ऐसे ऐसे आपकी जो लेखनी में सुधार होता जाएगा। आपकी शैली बहुत अच्छी बनेगी समय के साथ। तो लेकिन इसको छोड़े नहीं। लिखने का अगर है तो इससे बढ़िया आनंद क्या और कोई विषय नहीं है। मैं आपको सच में बता रहा हूँ, देखिए, मैंने पूरी जिंदगी अपनी, रिटायरमेंट 60 साल की उम्र तक, उससे भी ज्यादा बल्कि, मैंने दूसरों की सेवा में गुजारी। दूसरों की सेवा कैसे? तो बैंक में जॉब करता था, तो वहां तो कस्टमर्स ही सर्वे सर्वा होता है। तो कभी अपने खुशी के बारे में नहीं सोचा। मेरे कस्टमर कैसे खुश हो सकते हैं, कैसे उनको मैं सेटिस्फाई कर सकता हूँ, ये तो बाहर की बात हुई। घर में होता था परिवार, तो परिवार को कैसे खुश रखूं, अपने बारे में नहीं सोचा। जब जब मैंने लेखना शुरू किया, तो मुझे फिर असली पता लगा कि जीवन की असली आनंद आनंद क्या है। ये प्योरली अपने लिए है, एकदम व्यक्तिगत, जिसको बोलते हैं ना, अपनी खुशी के लिए। इसमें कोई दूसरों की खुशी, कोई दूसरे का स्वार्थ निहित नहीं है, अपनी खुशी। और बहुत आनंद आता है, बहुत मजा आता है जब आप देखिए, मैं आपको बताता हूँ, कई बार क्या होता है कि कोई भी, मैंने बड़े से बड़े शायर्स की बहुत सारी इंटरव्यूज भी देखी हैं, सुनी हैं। किसी, मान लीजिए कोई आप पंक्तियां लिख रहे हो, कहीं अटक गए बीच में, कोई आपके मन में या तो प्रॉपर शब्द नहीं आपको मिल रहा है उस समय, या कोई विचार को, इसको आगे कैसे बढ़ाएं वो समझ में नहीं आ रहा है। वो आपको, तो वो जो समय होता है ना, वो ऐसे जैसे प्रसव काल की पीड़ा होती है ना जी, वो वैसा होता है बिल्कुल। मतलब इतना अनकंफर्टेबल लेखक महसूस करता है उस समय अपने आप को, एकदम जिसको बोलते हैं कि निस्सहाय। अधूरा सा करता है, मतलब कुछ जो छूट रहा है हाँ मेरे जीवन। हाँ, छूट रहा है बिल्कुल। कंप्लीट सर। मैं, जी। मेरे में अधूरापन है, मैं अभी पूरा नहीं हूँ, मेरे में बस सांसें खालीपन रुक है। सी गई है, ऐसा उसको लग रहा है, मैं अधर में अटका हुआ हूं, ऐसा लगता है। बिल्कुल। तो तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि लेखन से अच्छा व्यक्तिगत तौर पे आनंद कुछ और हो ही नहीं सकता। जो मजा लेखन करने में है ना, आपने अगर 4 पंक्तियां भी अच्छी लिख ली, तो आपको लगता है कि यार मेरा जीवन सफल हो गया। ये है। तो मेरी तो बच्चों तो को सर, यही राय है कि खूब पढ़ो और बेझिझक लिखो। सही।
तो सर जी आखिरी सवाल जाने से पहले सभी हमरो वासियों को बताइए कि लेखन के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में आपकी आगामी क्या योजनाएं हैं, क्या फ्यूचर के प्रोजेक्ट हैं, सर, क्या आप कुछ लेकर आने इमीडिएटली वाले हैं ताकि लोग। जो है, जो एकदम फौरी तौर पे है, वो मैंने आपको जैसे बताया, मेरी गजल संग्रह ऑलमोस्ट तैयार है, बिल्कुल जी मतलब 100 से ज्यादा हैं, रेडी हैं। उनको खाली फाइनल टचेस देख रहा हूँ। कहीं पे होता है ना कि थोड़ा सा आप एक बार दोबारा देख लो, कोई ना कोई कहीं लाइन बेहतर हो सकती है, कोई शब्द बेहतर हो सकता है, वो फाइनल जी टचेस वाली बात है। तो उसको निकालूंगा, गजल संग्रह को। उसके बाद ऐसे लिखना जारी है, थोड़ा बहुत लिख लेते हैं जब भी मन करता है। तो ऐसे ही चलता रहेगा, ये रुकने वाला नहीं है सिलसिला, मतलब ये है, ये कंटिन्यू रहेगा ही रहेगा। अब जब तक सांस है तब तक चलेगा ये। देर से आए लेकिन दुरुस्त आए पूरा एकदम। जी एकदम। जी जी तो सर बहुत अच्छा वार्तालाप रहा आपसे, आधे घंटे की वार्तालाप रही, लेकिन काफी शॉर्ट बट इंटरेस्टिंग रहा और बहुत कुछ सीखने को मिला। और ये रिकॉर्ड अभी अवेलेबल रहेगा। मैं चाहूंगा जितने भी छात्र छात्रा युवा देर से जुड़े हैं, वो पूरा ये हमारा शो देखे, हमारा रिकॉर्डिंग देखे और सर को समझे, जाने कि सर ने अपने जीवन का जो सार है वो दिया है। और बाकी हमारी पुस्तक हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो सर आपके साथ बहुत अच्छा लगा बात करके सर, धन्यवाद। उम्मीद है आपको भी सर अच्छा लगा होगा सर। आपका विशाल जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कारण मेरी पुस्तक प्रकाशित हुई, उसके लिए फिर अगेन बहुत तहे दिल से आपका शुक्रिया। और मैं एक बार प्रशस्ति मैम का जरूर फिर से शुक्रिया करना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने ही मुझे अप्रोच किया था और वही मेरे इन टच थी। और उनका जी भी मेरी तरफ से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उनको मेरी तरफ से दिल से एकदम सर। मेरा शुक्रिया अदा करें। थैंक यू सो मच, तो थैंक यू प्रस्तुति सो में मच। आपका धन्यवाद और सर बहुत अच्छा लगा और आशा करता हूँ जल्दी आपके साथ एक बार फिर से मुलाकात होगी, गुफ्तगू होगी, तारुफ करेंगे हम लोग फिर से। जी और बहुत अच्छा लगा सर आपसे फिर से बात करके। धन्यवाद सर। जरूर, धन्यवाद। जरूर सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू सर, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। तो मैं एक बार चाहूंगा कि सभी हम लोग वालों को बता दूं कि अभी जस्ट 1 मिनट के अंदर में 30 हो चुका है। जस्ट कुछ सेकंड में हम लोग पूनम सिन्हा मैम के साथ लाइव आ रहे हैं। तो जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए, बहुत जल्द पूनम सिन्हा मैम के साथ लाइव आ रहे हैं। फिर 3:30 से हो जाएगा, फिर 4 बजे से भागवत सर के साथ है।